अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट के हवाले से बात करें तो सिमिलर सेंटिमेंट्स देखे गए, यानी कि कल के दिन हमने देखा फ्लैटिश नोट, आज भी यही रेंज बाउंड सिचुएशन। साथ साथ अगर थोड़ा सा डे बिफोर येस्टरडे की बात की जाए तो वहाँ भी काफ़ी हद तक रेंज बाउंड सिचुएशन देखी जा रही है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ये तीनों दिन यानी कि इस वीक के आगाज़ से काफ़ी कॉशियस स्टैंस देखा जा रहा है। इन्वेस्टर्स की जानिब से वेट एंड सी की पोजीशन है। हम कह सकते हैं रुपी डॉलर पैरिटी वन ऑफ द फैक्टर। इसके साथ साथ और भी फ्लड की जो एक सूरत हाल है जिसका इम्पैक्ट काफ़ी हद तक आते हुए दिखाई दे रहा है, और इकोनॉमी के नंबर्स जो कि डेली बेसिस पे एक फ्रेजाइल सिचुएशन क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ये तमाम चीज़ें मिलकर नेगेटिविटी क्रिएट करते हुए दिखाई दे रही है। थोड़ा सा अगर रिलीफ के हवाले से बात की जाए तो फ्लड पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट की जानिब से रिलीफ डेली बेसिस पे देने की कोशिश की जा रही है। जो फ्लड मुतासरीन हैं, यानी कि फ्लड से जो लोग ख़ासकर उनके कारोबार, उनके घर बार मुतासर हुए हैं, उनके लिए ये भी कहा गया है कि साथ साथ उनको जो उनकी रिहेबिलिटेशन या तमाम चीज़ें जो कि करने की कोशिश की जा रही है। साथ साथ बिजली के बिल में रियायत, यानी कि बिजली के बिल अगस्त एंड सितंबर के, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये ऐलान किया है कि अगस्त एंड सितंबर इन 2 मंथ्स के जो यूटिलिटीज़ बिल हैं, ख़ासकर जो बिजली के बिल हैं, वो उन्हें नहीं दिए जाएंगे, जिनके ज़्यादातर जो एरिया पूरा अफेक्ट हुआ है। तो ना सिर्फ उनके जिनके घर चले गए वो तो चले ही गए, लेकिन जिनके हैं उनके लिए भी ये रिलीफ मौजूद है। तो गवर्नमेंट की जानिब से किसी ना किसी तरीके से आवाम को कैसे भी करके रिलीफ दिया जा रहा है। सो हमारी भी कोशिश यही होती है कि आवाम को अच्छी और मुस्बत खबर पहुंचाएं, और इसी खबर के ज़रिए जो है वो रूमर्स ना फैलें बल्कि एक पॉजिटिव जेस्चर फैले, यानी कि मुल्क के अंदर जो एक कैओस अफरा तफरी है उसको कंट्रोल किया जाए। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं क्या रही परफॉर्मेंसेज। ओपन हुई मार्केट 42,001.34 के लेवल पर, हायर साइड टू मार्केट गई 42,084.45, लोअर वाज 41,912.84 एंड फाइनली क्लोजर रहा 42,011.82। कंप्लीटली रेंज बाउंड, कंप्लीटली फ्लैटिश क्लोजर, 10.48 का इजाफा। टर्नओवर में करंटली 156.58 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। कल के मुकाबले में गेंस देखे गए हैं 38.12 मिलियन शेयर्स के। वैल्यू इज गुड, कल के मुकाबले में थोड़ा सा कंपैरेटिवली अच्छे वैल्यूएशन है, 6.54 बिलियन रुपीस। नेक्स्टली वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी। टीआरजी पार्क इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 5.41 के इजाफे के साथ। अगेन हम लाइमलाइट में डेली बेसिस में टीआरजी को वॉल्यूम लीडर देख रहे हैं। 102.25 पे क्लोजर, 16.74 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। के इलेक्ट्रिक सेकंड स्कॉट पे 0.05 का डिक्लाइन, 3.16 पे क्लोजर, 14.84 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। एंड लास्टली हबको 1.94 का गेन, 66.43 पे क्लोजर, 11.15 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स, मार्केट की करंट परफॉर्मेंस। नेक्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे ओवरऑल मार्केट परफॉर्मेंस के हवाले से, स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस जो दिखाई दे रही है डेली बेसिस पे, और फोरकास्ट क्या दिखाई दे रही है, इंडेक्स की पोजीशन, और साथ साथ आने वाले दिनों की प्रोडिक्शन। तो वो आज हम डिस्कशन करेंगे। मार्केट बिहेवियर भी थोड़ा सा एक समटाइम्स फ्लर्ट मार्केट होती है, क्योंकि दिखाई हमें पॉजिटिव दे रही होती है, मगर एट द एंड ऑफ द डे हमें पता चलता है कि मार्केट में जो है वो काफ़ी हद तक नेगेटिविटी देखी गई। सो आज हम वो भी डिस्कस करेंगे। साथ साथ टेक्सटाइल के हवाले से हमने टॉपिक के अंदर इस एजेंडे को भी हिस्सा बनाया है कि एप्टेमा ने फोरकास्ट की है कि यहाँ पर कॉटन की प्रोडक्शन, यानी कि कॉटन की जो क्रॉप है उस पर भी काफ़ी लॉस होता हुआ दिखाई दिया है बिकॉज ऑफ दिस फ्लड। तो वो जो ये पर्पस पैदा हो गया है, इससे कैसे निपटा जाएगा। साथ साथ जो कॉटन की क्रॉप में जो हम कह सकते हैं कि एक चंक हमें दोबारा इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो उससे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होगी। साथ साथ जो टेक्सटाइल सेक्टर की एक्सपोर्ट हो रही है, क्या उसके ऊपर भी डेंट होगा, वो आज हम डिस्कस करेंगे। अनदर थिंग, फ्रेश हमें एफडीआई चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, पाकिस्तान की नीड ऑफ द आवर भी है। स्टार्टअप्स जो 2020 के दौरान काफ़ी हद तक बंद होते हुए दिखाई दिए थे, अब क्या पोजीशन देखी जा रही है, न्यू बिजनेसेस कैसे आएंगे, और साथ साथ जॉइंट वेंचर्स के साथ क्या इनकी पोजीशन है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। अगेन वन ऑफ द मेन फैक्टर जो कि इन्फ्लेशन, जो तमाम चीज़ों को फ्लक्चुएट करते हुए दिखाई दे रहा है, वो है रुपी डॉलर पैरिटी, यानी कि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा रुपी की डेप्रिसिएशन की तरफ आ रही है।
تو یہ کیا ریزن ہے اس کے اور ساتھ ساتھ آنے والے دنوں میں کچھ بہتری کی امید ہے. آج ہم ڈسکشن کریں گے. وی ہیو ویری ایکسکلوسیو پینل. ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں آصف ارسلان سومرو صاحب. آپ اکانومسٹ بھی ہیں, اینالسٹ بھی ہیں. السلام علیکم ارسلان, ویلکم ٹو دا شو. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ رافیہ ماموجی صاحبہ. آپ سی ای او ہیں SRM کوٹور کے اسپارکس بزنس کلب. السلام علیکم, ویلکم ٹو دا شو. سو بوتھ آف یو, خوش آمدید آپ دونوں کو. پلیز ارسلان مجھے یہ بتائیے کہ آج کی سب سے پہلے اسٹاک مارکیٹ کی پوزیشن سے میں اسٹارٹ کروں گی پروگرام کا. کیا دکھائی دے رہا ہے؟ ایک طرف اکانومی کے نمبرز, دوسری طرف فلڈ کی سچویشن, اور تیسری طرف اسٹاک مارکیٹ کے اندر ایک فلڈ پوزیشن. کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں نتاشا, اف یو ریکال پچھلے 3 سے 5 مہینے کا ہمیں تھوڑا سمرائز کریں تو فرسٹلی آپ کے پاس پولیٹیکل انسرٹنٹی بہت زیادہ بڑھ چکی تھی, نمبر 1. نمبر 2, آپ کی انرجی کرائسس پوری دنیا میں زیادہ تھے. آپ نے RLNG پرائسز دیکھی, آپ نے فیول پرائسز دیکھی, آپ نے ریفائنری کے مارجنز دیکھے. آن ٹاپ آف دیٹ ہم نے اپنی انرجی پرائسز فریز کی ہوئی تھی. سو بیکاز آف دس ہمارے فسکل ایکسپینڈیچر پہ کافی ڈینٹ ہوا ہے. اینڈ ود نیو پولیٹیکل ریجیم ہمیں کافی ٹائم لگ گیا کہ IMF کے ساتھ پلان میں ہم واپس جائیں. سو مارکیٹ میں ایک تو پولیٹیکل انسرٹنٹی تھی پھر اس کے ساتھ ایک اکنامک انسرٹنٹی بھی آ گئی. دیر واز اے ٹائم ان جولائی اف یو ریکال کہ ہمیں IMF کا پلان ریوائیو کرنے میں کافی مشکلات نظر آتی تھی کہ ہم لوگ UAE, سعودی عرب, چائنا سے اپنے جو رول اوور کر رہے تھے ڈیٹ کا, جب وہ فائنلائز ہوا تو اف یو ریکال مارکیٹ نے بڑی ابرپٹلی 10% کی گروتھ دی. ارسلان, اگر تھوڑا سا پورے ایئر کو سم اپ کیا جائے تو یہ یٹ ویری ڈیفیکلٹ ایئر 2022. I would say کہ last 3 years have been very difficult. دیکھیں نمبر 1 آپ کا وہ تو obviously پھر آپ پولیٹیکل ڈیبیٹ میں نہیں جاتے, بٹ یہ آپ نے بالکل صحیح No, I'm talking from economic perspective. دیکھیں آپ کے پہلے کووڈ آ گیا, ٹھیک ہے, ہم لوگ بیلنس آف پیمنٹ کرائسس سے نکلے ہی نہیں تھے, تو پھر کووڈ آ گیا. کووڈ کے بعد ہماری ریکوری ہوئی نہیں تھی تو گلوبل کموڈیٹی سائیکل آپ کی انکریز ہو گئی. سو there were 3 economic factors impacting it. اب سچویشن یہ ہے نتاشا کہ ہم لوگ IMF کے پروگرام میں واپس آ گئے ہیں. And it is probably one of the toughest programs we have seen in last couple of decades. Why is it so? Because اگلے 3 سال کی ہماری ایکسٹرنل فائنینسنگ کی ریکوائرمنٹس are more than 30 to 35 billion dollars. اور یہ پروگرام ہے صرف 1 سال کا. تو انویسٹرس نے جس ویلیویشن پہ ہم لوگ کھڑے ہیں انڈیکس میں, which is a 15-year low price to earning جسے ہم کہتے ہیں, of 4 multiple, یہ ہم نے 15 سال سے ایسی ویلیویشن دیکھی نہیں ہے. ہم نے انیشیل سائنس آف امپروومنٹ دیکھی تھی جو ہم نے اگست میں دیکھی کہ 40 to 44,000 آپ کی انڈیکس گئی. اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں مارکیٹ سسٹین نہیں کر پائی بیکاز یہ فلڈز آ گئے. فلڈز کی وجہ سے جو آپ کی انفلیشن آؤٹ لک تھا وہ اور خراب ہو گیا. آپ کو لیٹسٹ نمبر آپ کو یاد ہوں گے 27% ہے. اب جو انویسٹر ہے ایک تو وہ پریشان ہے کیونکہ اس کے کافی لاسز ہیں, سیکنڈلی اس کو رسک فری 15% ریٹرن مل رہا ہے بائی گوئنگ انٹو فکس انکم اسٹاکس اور فکس انکم سیکورٹیز. یس, فکس انکم اسٹاکس, یہ بھی ابھی منڈے سے ہم نے دیکھا ہے. بالکل, ابھی ETFs آپ کے لانچ ہو گئے ہیں آپ فکس انکم فنڈس میں, تو انویسٹر کہتا ہے کہ میرا بہت زیادہ نقصان ہو گیا ہے, ناؤ دے آر گیونگ اپ. سو دیٹس دی ریزن وائی ایکوٹی مارکیٹ میں بھی آپٹیمزم نظر نہیں آ رہی. ہاؤیور اب ہمیں دیکھنا ہے کہ جو سیکنڈ سسٹین لیگ آف ریلی کس وجہ سے آ سکتی ہے. آپ کے ٹریڈ ڈیفیسٹ نارملائز ہو, نمبر 1, آپ کی انفلیشن پیک آؤٹ ہو, نمبر 2, نمبر 3 لوگوں کو سرٹنٹی ہو جائے کہ انٹرسٹ ریٹ یہاں سے اوپر نہیں جائیں گے, تب جا کے ایک سسٹین ریلی کریٹ ہوگی جو مجھے لگتا ہے کہ ابھی مہینے ڈیڑھ کے بعد ہوگی. Otherwise these sentiments are discouraging the businesses. Exactly, at this point in time the cost of doing business is too much. Businesses are not making a lot of money, let alone any money. چلے میں رافیہ سے انٹروڈکٹری کامنٹ لے لوں. رافیہ, اکانومی کی کیا صورتحال دکھائی دے رہی ہے؟ پاکستان کی اکانومی, فلڈ کی صورتحال, اور اوپر سے تھوڑا سا اگر ہم ایکسپورٹ کو دیکھیں تو یہاں پہ بھی ڈینٹ آبویسلی آئے گا. بالکل, میں ارسلان صاحب سے متفق ہوں کہ جیسے ہم نے پینڈیمک کے بعد تھوڑا سچویشن بہتر ہوئی تھی اور ہم تھوڑا گرو کرنے لگے تھے, لیکن آفٹر دس فلڈ ہمارا جو پورا ایک سمجھے کہ ہمارا سائیکل بالکل ریورس پہ چلا گیا کہ ہم دوبارہ سے آئی تھنک ہمیں وہ سب چیزیں جب تک یہ سب چیزیں ریکٹیفائڈ نہیں ہو جائیں گی اور یہ ایشوز سالو نہیں ہو جائیں گے, ہم کہیں دوبارہ سے ایک جگہ اسٹک ہو گئے. اور جو اگر میں اپنے سیکٹر کی بات کروں کہ جیسے اگر ہم امپورٹ کی بات کرتے ہیں یا ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں اسپیشلی, آپ کیسے ایکسپورٹ کریں گے جب آپ کے پاس چیزیں اویلیبل نہیں ہیں اور آپ کی جو مین پاور ہے, موسٹلی لوگ جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں انہیں کے ہاؤسز بھی ڈیمیج ہیں, وہ لوگ آلریڈی سفر کر رہے ہیں. پھر ہمارا جو آپ نے اسٹارٹنگ میں ہی کہا کہ سب سے مین فیکٹر جو سیکٹر ہے ہمارا جو کاٹن ہے,
हमारी कॉटन टेक्सटाइल का बिल्कुल टेक्सटाइल में हमें देखिए पाकिस्तान एक ज़माने में पाकिस्तान सबसे बेस्ट होता था टेक्सटाइल के अंदर. हमने पैंडेमिक में हमने दोबारा से वो चीज़ें दोबारा से हमारा एक रिवाइव हुआ था क्योंकि लेकिन फिर भी हम इंपोर्ट बेस्ड कॉटन यूज कर रहे हैं. हमारी जो यही अपनी सबसे बड़ी प्रोडक्शन प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा लेस हो गई उसकी है. रीजन है और अब तो और लेस हो जाएगी ना. आफ्टर फ्लडिंग आपके पास जो एक आ रहा था वो भी आपके पास नहीं रहेगा. आपको अब सब कुछ इम्पोर्ट ही करना पड़ेगा क्योंकि हम वापस एक तरह से जीरो पे हैं इस टाइम. और चलिए वी आर होपिंग कि आने वाले दिन बेहतर हो. मुझे ये बताइए कि फ्लड के बाद तो ये एनालिटिकल व्यूज मौजूद हैं कि चाहे अभी वीट क्रॉप आएगी तो वीट क्रॉप बम्पर क्रॉप होगी क्योंकि फ्लड के साथ एक अपने मिनरल्स एक अपनी ज़मीन की जो एक कैपेसिटी होती है जो रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल हो जाती है, वो कुदरती तौर पे हो जाती है. तो ये एक्सपेक्टेशंस हैं. सो अभी के लिए नीड ऑफ द आवर है ऑब्वियसली इंपोर्ट करना, लेकिन उसके बाद के लिए हमारे पास एनालिटिकल व्यूज एक अच्छी है, होप अच्छी है. देखिए होप है, लेकिन उसके लिए हम किस तरह से उसको करते हैं, हम इम्प्लीमेंट किस तरह से करते हैं, सबसे मेन चीज़ ये है. लेकिन जो एक और फैक्टर आ रहा है कि जब हम इंपोर्ट करेंगे तो हमारा मटेरियल ऑलरेडी बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा. अगर हमारी इस टाइम बाइंग पावर आप देखें तो वो सिचुएशन वैसी नहीं है. उस तरह से हम लोग इकोनॉमी में हम बहुत लो पे आ चुके हैं और वो चीज़ें सब चीज़ें बिल्कुल एक अलग ट्रैक पे इस टाइम आ गई हैं कि हमें हमारे पास जो पहले जिस तरह से हमारे बायर थे या हम जिस तरह से चीज़ें कर रहे थे, इवन एक्सपोर्ट भी हमारा बहुत अच्छा हो रहा था, वो एक जगह आके एक सेक्टर पे अब रुक गया है और इकोनॉमी आपकी रुक गई है. उसमें वो चीज वैसी नहीं है जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे. बाइंग पावर बिल्कुल कम हो चुकी है. तो अरसान प्लीज मुझे इसमें ऐड ऑन कीजिए कि हमारी जो क्रॉप्स हैं, जो हमारी एग्रीकल्चर रिक्वायरमेंट और फूड बास्केट है वो कितना हर्ट होगी और उसके बाद तो होप मौजूद है ना. देखिए नताशा, इसको अब एक होलिस्टिक बड़े पिक्चर के अंदर हम ट्रांसलेट करते हैं. नंबर वन, यू आर राइट टू एन एक्सटेंट कि वीट क्रॉप हमारी बेहतर हो सकती है, लेकिन वो कंटिंजेंट है कि कितनी जल्दी ये पानी निकलता है. इफ द वाटर स्टेज देयर फॉर लॉन्ग तो वीट क्रॉप की जो सोइंग है वो भी डिले हो जाएगी. नंबर वन. नंबर टू, हम बात कर रहे थे कि कॉटन हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी. कॉटन अगर हम लोग 8 मिलियन एकर्स 8 मिलियन बेल्स हम लोग की एनुअल टारगेट था, जिसमें से 1.5 से 2 मिलियन बेल्स हमारे तकरीबन डिस्ट्रॉय हो गए. तो आपकी इंपोर्ट नीड विल इंक्रीज बाय $1.5 to $2 billion. नंबर वन, आपकी ये इम्पोर्ट्स बिल आपका बढ़ गया जो ऑलरेडी रुपी के ऊपर प्रेशर है, तो उसके ऊपर और आपकी सप्रेशन आ गई. और थर्डली, अगर आप एक होलिस्टिक तरीके से देखें तो द फ्लड रिलेटेड लॉसेज आर ऑलमोस्ट $30 billion बाय सम एस्टिमेट्स. आप इवन $20 billion देखें तो हमें जो इम्पेटस मिलेगा भी ना, 30 राइट. सो विथ इवन ए मोर फर्टाइल लैंड आपको नेट वी आर एडवर्सरी एट दिस पॉइंट इन टाइम आफ्टर फ्लड. लेकिन हम लोग जैसे टेक्सटाइल की बात कर रहे थे, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ फ्लड्स ओनली नताशा. आपकी कमोडिटी प्राइसेस आर स्काई रॉकेटिंग. यू आर अंडर टफ IMF प्रोग्राम ऑलरेडी इंपोर्ट बिल हमारा इतना ज्यादा है और उसके ऊपर फिर मोर इम्पोर्टेंटली आपको याद हो कि पिछले 2-2.5 साल से जो ये टेक्सटाइल में ग्रोथ या एक्सपोर्ट्स में आई थी, दैट वाज बिकॉज SBP ने एक टर्फ स्कीम दी थी फॉर मशीनरी इंपोर्ट एट वेरी सब्सिडाइज्ड रेट आफ्टर कोविड. वो आपके पास अभी पॉलिसी नहीं है. नंबर टू, आप गैस और इलेक्ट्रिसिटी उनको सब्सिडाइज देते थे $6.5 पे, अब 7.5 सेंट्स पे. अब आपको वो $9 पे आपको उनको गैस देनी है और आपको 9 सेंट्स पे उनको इलेक्ट्रिसिटी देनी है. तो कंपैरेटिवनेस आपकी इफेक्ट हुई है. अरसान, ये पॉलिटिकल डिबेट हो जाएगी. IMF के हम प्रोग्राम में थे, प्रोग्राम से बैकआउट क्यों किया, और फिर प्रोग्राम में ऐसी जो कंडीशंस हैं उनको आपने साइन आउट ही क्यों किया, प्रॉपर्ली साइन क्यों किया, जो कि एक सब्सिडी हम नहीं दे सकते, हम आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते इसी तरीके से. इंस्टेड ऑफ पॉलिटिकल डिस्कशन इट्स एन इकोनॉमिक फैक्टर बिकॉज़ दुनिया के अंदर आपकी फ्यूल प्राइसेस चेंज हो गए हैं. सो द वर्ल्ड हैज चेंज्ड बिकॉज़ ऑफ रशिया एंड यूक्रेन. बिकॉज़ ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर आपकी RLNG प्राइसेस आर $50 per MMBTU व्हिच यूज्ड टू बी $6 to $7 per MMBTU. अरसान, अगर हम पॉलिटिकल डिबेट ना करें तो फिर हम जो पहले ही RLNG के डील में थे तो हमने वो उस वक्त क्यों नहीं अटेम्प्ट कर ली. अगर वो उस वक्त अटेम्प्ट कर ली जाती तो अभी ये सूरत हाल ना होती. That is correct, but we don't have pipeline capacity in Pakistan, so that's another infrastructure issue. Coming to the pricing of this, कि exporters की जो pricing है energy की वो बहुत expensive हो गई है, तो I don't see any growth in exports for next 1 to 2 years. राइट. चलें जी, मुझे प्लीज़ राफिया ये बताइए कि आपने टेक्सटाइल का जिक्र किया. टेक्सटाइल इंडस्ट्री अभी एक फ्लरिश नोट पे थी, लेकिन अब
कॉटन का इशू आ गया, बिल्कुल। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पे तो ऑब्वियसली असर पड़ेगा। आप समझते हैं कि अभी नो लॉस नो प्रॉफिट पे पाकिस्तान अपना एक जो ऑप्टिमिज्म है या फिर अपना जो एक कैपेसिटी है उसको तो क्रिएट कर रखे ना, देखिए, मतलब कर क्या सकते जरूरत है हैं, उसको हम इससे बिल्कुल बैक बिल्कुल हम आउट कर करने की? सकते हैं। और लेकिन उसके लिए भी वही चीज़ है कि जैसे अरसलान साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे आफ्टर फ्लड जो हमारी सिचुएशन हम दोबारा से उसको डेवलप करेंगे, इट्स टेक टाइम। और हम इतनी जल्दी उस जगह पे भी नहीं आ सकते कि नो लॉस नो प्रॉफिट वाला, क्योंकि ये भी एक टाइम लगेगा हमें उस सिचुएशन तक आने में। अभी अगर आप देखें तो जिस तरह से हमारे पास बहुत सारे लोग मतलब ऐसे हैं फॉर्म्स जिनको ऑर्डर्स हैं, जिनके पास एक्सपोर्ट के लिए ऑर्डर्स हैं, बट हम उनको फुलफिल नहीं कर सक रहे क्योंकि हमारे पास जो प्राइस रेट हमने उनको दिया था डॉलर के चेंज होने के बाद उसमें काफ़ी चेंजेस ये हैं। बहुत ज्यादा वैल्यूएशन का बिल्कुल, एक है बहुत issue। ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम आया और उसकी वजह से आप अगर आप लॉस में जा रहे हैं, आप प्रॉफिट में नहीं जा रहे हैं, आप जो भी करने जा रहे हैं आपको लॉस हो रहा है। और अक्सर लोग जो हैं, कितनी बिजनेसेस ऐसे हैं जो मैंने देखे हैं, जो स्टार्टअप जो एसएमई हैं, जो बिल्कुल स्मॉल बिजनेसेस हैं, वो बहुत जल्दी बंद होते जा रहे हैं। जो स्टार्टअप स्टार्ट हुए थे और पैंडेमिक में बहुत अच्छी तरह से जो ग्रो हुए थे, वो अब आहिस्ता आहिस्ता वो स्टॉप हो रहे हैं क्योंकि वो कैपेसिटी उनके पास नहीं है कि वो फुलफिल कर सके। इतने मसल्स नहीं है कि उसको जी, tap कर तो सके। और प्रॉब्लम यही आ Right. जाती है और हमारे पास वो सपोर्ट फैक्टर भी नहीं है। राइट। अच्छा, मुझे राफिया ये बताइए कि अब तो जो भी चीज़ें थी, अब हम डाउन साइड जा चुके हैं, तो हमें अब ऊपर आना है, अब हमें अपनी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना है। हमारे पास यूथ की पावर मौजूद है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स की पावर मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर एक ज़्यादातर हिस्सा यंगस्टर्स का देखा जाता है। क्या करना चाहिए? कुछ ऐसे आइडियाज़, क्योंकि हमारे पास चैलेंजेस तो बहुत थे, जब ये गवर्नमेंट आई उसके बाद भी बहुत चैलेंजेस थे, फिर हमने आईएमएफ के प्रोग्राम के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें अलाइन की, लेकिन एक नेचुरली डिज़ास्टर हमारे सर पे आ गया, एक चैलेंज आ गया, उसके लिए फिर रिलीफ का काम शुरू हो गया। तो अब अपॉर्चुनिटीज़ तो हमें बीच में से निकालनी पड़ेंगी ना। बिल्कुल निकालनी पड़ेंगी और हमारे पास है अपॉर्चुनिटी। देखिए, हमारे जो कंट्री है उसमें मैं ये कहती हूँ कि इसका जो नाम ही है, जो खुदा दादे ममलूकत पाकिस्तान, तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें कुदरती तौर पे हमारे हाथ में दी हैं जिनसे हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अभी जो भी जैसे फ्लड का टाइम पीरियड है, आई थिंक आफ्टर 2-3 मंथ्स वी कैन स्टार्ट अगेन फ्यू थिंग्स, जिससे हम अपनी जो इकोनॉमी को थोड़ा सा रिवाइव कर सकते हैं और उसके साथ अपने बिजनेसेस को रिवाइव कर सकते हैं। Right. क्योंकि कोई भी चीज़ रुक नहीं सकती, आप अगर रोक देंगे तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। हमारे यहाँ जो हमारा मतलब नेचुरल हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं, हमें अपनी क्रॉप के लिए वो लैंड देखने होंगे जहाँ पे हम इसको दोबारा से स्टार्ट कर सकें, ना कि हम वेट करें कि पानी निकलेगा तो हमने वो करना है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए बहुत हैं। और जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उसको हमें गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट चाहिए कि गवर्नमेंट हमें उन स्मॉल बिजनेस को थोड़ा मतलब आगे बढ़ने के लिए उनको सपोर्ट कर सके। तो उससे क्या होगा कि जो उनके पास एबिलिटी है, उनके पास नॉलेज है, क्योंकि जो यंगस्टर्स हैं वो एक आपको पता है उनके अंदर एक एनर्जी होती है काम करने के लिए, तो उनको अगर सपोर्ट मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से तो आई थिंक दे कैन मेक मनी ऑल्सो फॉर दिस कंट्री। राइट। अरसलान, स्टॉक मार्केट के हवाले से बात करते हैं। फिक्स इनकम या फिक्स इनकम जो स्टॉक्स हैं उनकी तरफ जो इन्वेस्टर्स हैं उनका ज़्यादा रुझान देखा जा रहा है। सो आने वाले दिन में अगर थोड़ी सी फोरकास्ट की जाए और मार्केट की परफॉर्मेंस देखी जाए तो क्या दिखाई दे रही है? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट प्राइस अर्निंग मल्टीपल के हिसाब से रीजन में देखें बहुत चीप दिखाई देती है, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, ब्लू चिप्स आपके बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मौजूद हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन? लेकिन नताशा, इस वक्त जो हमें इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस हिला हुआ है, दैट इज बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, नंबर 1। और अगर हम एक्सटर्नल सिनारियो देखें तो हाई एनर्जी प्राइसेस हैं, हाई कमोडिटी प्राइसेस हैं। आपका कोयला इज़ एट $400 पर टन, आपकी RLNG इज़ एट $50 पर MMBTU। ऐसे एटमॉस्फेयर में स्पेशली जब आपका लोकल इंटरेस्ट रेट इज़ ऑलमोस्ट 15%, तो सिक्लिकल स्टॉक्स जिसको हम कहते थे, जो ग्रोथ स्टॉक्स हैं, वो तो दे आर गोइंग टू हैव टफ टाइम एंड बैड टाइम, at least for next They are not couple expanding right now. they're contracting. In fact, they are going to survive for margins right now. So at least for next couple of quarters, yes, the valuations are very very low. 100 रुपए वाली चीज आपको 30 रुपए में नजर आ रही है, बट इसमें ग्रोथ नजर नहीं आएगी। सो इन्वेस्टर का इस वक्त जो सेंटिमेंट है वो शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स डिफेंसिव स्टॉक्स। अब डिफेंसिव स्टॉक्स उनको कहते हैं जैसे ENP सेक्टर्स हैं, बैंकिंग सेक्टर है, फर्टिलाइजर है, जिनकी डॉलराइज प्राइसिंग है, जिसमें ज़्यादा आपका कंजम्पशन पाकिस्तान के ऊपर इम्पैक्ट नहीं है, उनके फिक्स मार्जिन हैं एंड दे आर बेनिफिशियरी ऑफ हायर इंटरेस्ट रेट।
सो इस वक्त इन्वेस्टर का जो सेंटिमेंट है वो शिफ्ट हो रहा है पोर्टफोलियो अपने डिफेंसिव स्टॉक्स की तरफ। ना कि डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स की तरफ ऐसा शिफ्ट नहीं हो रहा उनका? जी, डिफेंसिव स्टॉक्स के अंदर आपकी डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स आ सकते हैं जिनकी 8 से 12% डिविडेंड यील्ड होती है, उनको आप डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स डिफेंसिव के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाई इन्वेस्टर्स आर मूविंग। बट ऑन द अदर हैंड देखिए एक ह्यूमन साइकी होती है, मार्केट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन साइकी। इस वक्त पीपल थिंक कि दे हैवंट लॉस्ट मच, लोगों को लगता है अगर स्टॉक में नहीं इन्वेस्ट किया तो अच्छा ही किया। जब ये मार्केट 42,000 से अब्रप्टली 46 48 जाएगी तब आप देखेंगे रिटेल इन्वेस्टर वापस आएगा, तब वो बोलेगा हाँ ठीक है आज भी वैल्यूएशन फिर वो सही है। 30 रुपीस की चीज 50 रुपीस में भी खरीद रहा वो होगा और बिल्कुल बोलेगा बिकॉज उसको वहां से 50 की 80 लगेगी, 2 साल में उसको 100 की लगेगी। हैविंग सेड दैट लेकिन जो बेसिक इस वक्त टेनेंट्स है जहाँ पे क्लैरिटी आपको चाहिए वो ये है कि इन्फ्लेशन आपकी जो 27% है वो नॉर्मलाइज होके आपकी डबल डिजिट्स में, अर्ली टीन्स में या सिंगल आपके डिजिट्स में आ जाए, बट उसमें आपको 8-10 महीने लगेंगे। सो इट्स अ वेट एंड वॉच राइट नाउ फॉर इन्वेस्टर्स। We don't advise any of our investors to actually book their losses right now. हाँ, आप अपनी रिस्क एपेटाइट को हमेशा मैनेज किया करें कि इस वक्त आपको सर्टेन मनी चाहिए या आपका विद होल्डिंग पावर है फॉर लॉन्ग टर्म। तो अगर एक हार्डकोर मार्केट की आपसे एनालिसिस पूछी जाए तो आप क्या राय देंगे उन इन्वेस्टर्स को कि वो कैश पे बैठना पसंद करें या फिर वो इन्वेस्ट कर दें मार्केट के अंदर यही चीप वैल्यूएशन में? देखिए इस वक्त सबसे पहले तो वन शुड नो देयर ओन रिस्क प्रोफाइल कि मैं कितना रिस्क बर्दाश्त कर सकता हूँ। सो इफ यू आर यंग एंड यू कैन वेट फॉर 2 to 4 years, इफ यू हैव 100 रुपीज आप उसमें 50 to 70 जो है ना इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक्स में। बट इफ यू आर मैच्योर एंड यू नीड सस्टेन्ड इनकम और आपको स्ट्रेस होता है मार्केट के नीचे जाने से, then you are better off I think investing, ये तो सबको होता है, हाँ. you're better off investing 70 to 80% in fixed income securities because वो आपको 15% आपको return मिल रहा है, which is one of the highest you get in Pakistan, and you're getting it after almost 11 years. Right. Well, I think कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, सेविंग के हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं और स्टॉक मार्केट इज़ वन ऑफ दोज। अरसलान मुझे ये बताइए कि एफडीआई की बात कर रहे थे, हमने इस एजेंडा में रखा था इसको भी कि डिस्कशन होनी चाहिए। एफडीआई इतने पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, और जो पहले से मौजूद थी उनको, उनका जो सिनेरियो या उनकी जो साइकी है वो कैसी दिखाई देती है? देखिए नताशा, जो फॉरेनर होता है वो स्नो बॉलिंग इफेक्ट के अंदर काम करता है। अगर किसी ने पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया, पैसा कमाया 5 साल 10 साल, तो दूसरा भी आएगा, तीसरा भी आएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हैं पाकिस्तान में, उनका एक्सपीरियंस पिछले 4-5 सालों से अच्छा नहीं रहा बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, इकोनॉमिक एंड व्हाटएवर इट इज, बिकॉज ऑफ प्रोटेस्ट, बिकॉज ऑफ धरना, बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी, बिकॉज ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ट्वाइस, 2 मरतबा तो हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गई है। सो सेकेंडली अब जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो जा रहे हैं इन इकोनॉमीज लाइक वियतनाम, मलेशिया, बांग्लादेश एंड इवन टर्की फॉर दैट मैटर, ठीक है। ऑल्दो वहाँ पे टर्की के भी हालात ख़राब है, बट एटलीस्ट वहाँ पे एक एक्सपोर्टेबल सरप्लस है और ट्रेंड लेबर है वहाँ पे। हमारे हालात में वैसे ही हमारे जियोपॉलिटिकल फ्रेंड्स आपके लिमिटेड हो गए थे, तो हम लोग पहले एफटीआई उनसे लेके आने चाह रहे थे जो हमारे ऑलरेडी फ्रेंड्स एस्टैब्लिश्ड हैं, बट वहाँ से भी हमने देखा है कि दे आर वरीड अबाउट अवर इकोनॉमिक सिचुएशन। जो फिक्स्ड हमें जो पाकिस्तान के बॉन्ड्स हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं वो 20-22% यील्ड कर रहे हैं। सो अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर है वो यहाँ पे कंपनी बनाए, लोगों को हायर करे, ट्रेन करे, रिस्क ले, इससे अच्छा वो कहता है कि मैं पाकिस्तान के बॉन्ड्स ले लूँ, वहाँ पे 20-25% सालाना मुझे रिटर्न मिल जाएगा। सो द इन्वेस्टर एपेटाइट इज नॉट बिल्डिंग, और वो आपका तभी होगा जब आपके पास पाकिस्तान के अंदर एक स्टेबिलिटी आएगी वापस। एंड वी शुड शो दैट एक्शंस आर बीइंग टेकन टू फिक्स द हाउस फॉर वंस एंड फॉर ऑल, क्योंकि वो वापस हम लोग जिस गलियों में गलती से वापस आ जाते हैं, हम कहते हैं यार ये काम हमें पहले करना चाहिए था, ये वाली चीजें। मैं आपको एग्जांपल दे दूं, हम इस मेज के अंदर है जो हम घूमे जा रहे हैं। इन लास्ट 15 इयर्स आपके स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं। नंबर 1 आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो है तो उनका प्राइवेटाइज करना या उनको इज अ मस्ट। Secondly, your export to GDP ratio is absolutely dismal at 7% of the GDP. GDP हमारे $350 बिलियन है, तो आप $30 बिलियन एक्सपोर्ट करते हैं, और ये रेशियो इतना ही रहा है। और इसको आप अगर आप देखें आगे जाके तो हमने कोई ग्रोथ अभी तक फोरकास्ट नहीं कर सकते। Thirdly, आप देखें आपके टैक्स टू GDP रेशियो विच इज कंसिस्टेंटली स्टक एट 10% to 10% ऑफ GDP। ये वाली चीज़ें हमने 15 साल में रिजॉल्व की नहीं है। सो वी कैन नॉट गो आउट एंड कन्विंस अ फॉरेन इन्वेस्टर टू कम राइट नाउ, स्पेशली जो देखिए फॉरेन इन्वेस्टर आपके पास तब आता है जब इसके पास चीप लेबर हो फॉर एक्सपोर्ट्स और आपकी डोमेस्टिक मार्केट ग्रो कर रही हो।
हमारे पास लेबर इज नॉट दैट ट्रेंड और डोमेस्टिक मार्केट में वोकेशनल सेंटर्स भी हम काफ़ी प्रोग्राम्स में डिस्कशन करते रहे हैं कि लेबर हमारे पास चीप तो है, साथ साथ हमें उन्हें थोड़ी सी ट्रेन करने की ज़रूरत है. ट्रेन कर लेंगे तो चाहे वो रिक्रूट भी हो जाएं तो उनको एक अच्छा अमाउंट, एक अच्छा जो है वो कैपिटल गेन कर सकते हैं वहाँ पर. जी नताशा, दैट इज लो वैल्यू एडिशन. आई एम टॉकिंग अबाउट हाई वैल्यू एडिशन. व्हेन यू टॉक अबाउट लो वैल्यू एडिशन, यस उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देके वी कैन एक्सपोर्ट देम टू जीसीसी कंट्रीज और वहाँ से रेमिटेंसेस आती रहेगी. सो दे आर वेल क्वालिफाइड टू डू द जॉब व्हिच इज ब्लू कॉलर ओवर देयर. But if you want your labor to be trained in a IT space, in the skills which are in demand globally, right, जहाँ पे आपको $40 to $100 per hour job मिले, वहाँ पे हमारे पास एक टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज है ही नहीं जो इतना आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है. That's the reason वो भी why हमें नीड है. वो हमें एक अल्ट्रा नीड है. उसके लिए we need to have multiple universities which produce quality graduates which can compete globally. But unfortunately हमारा focus is more on the short term measures than the long term fixes. राइट. चलें जी, मैं राफिया से पूछती हूँ. राफिया, आप भी बता रही थी पॉलिटिकल जो अनसर्टेनिटी है वो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट करते हुए दिखाई दे रही है. जैसे मैं उस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहूँगी. जैसे आपने कहा था कि फॉरेन अगर हम इन्वेस्टर्स को लेकर आते हैं तो सेम वही चीज़ है कि हमारे पॉलिटिकल इश्यूज उन पे बहुत अफेक्ट करते हैं. उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा हमारे पास प्रॉब्लम है, हम प्रोफेशनल नहीं हैं. हमारे यहाँ जो काम किया जाता है, क्योंकि अगर हम किसी फॉरेनर को लेकर आते हैं, इन्वेस्टर को, उसको हर काम बहुत प्रॉपर तरीके से चाहिए होता है जो हमारे यहाँ नहीं इम्प्लीमेंट होता. जैसे आपने कहा कि ट्रेनिंग सेशंस होने चाहिए या उनके लिए कुछ इस तरह की, तो हमारे पास सबसे पहले कि हम हायर जिन लोगों को करते हैं, जो हमारे पास लेबर है वो एजुकेटेड नहीं है. सबसे बड़ा इशू यही आता है कि हमारे यहाँ लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से हम बहुत पीछे रह चुके हैं. हम बहुत पीछे हैं इस टाइम. बांग्लादेश को अगर आप देखें तो वो हमसे काफ़ी आगे जा रहा है और काफ़ी डेवलप हो चुका है. इवन टेक्सटाइल, आप किसी भी इंडस्ट्री में आप उसको ले लें तो उस, और इवन हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो भी जाके टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो अपनी ओपन कर रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि उनको जो लेबर मिल रही है वो बहुत प्रोफेशनल है और उनको काम जो है वो बहुत प्रॉपर वे में मिल रहा है. दिस इज़ द बिगेस्ट इशू व्हाट वी आर फेसिंग. अगर हम किसी इन्वेस्टर को बोलते हैं कि वो हमारे साथ आके यहाँ पर काम करे तो वो कभी एग्री नहीं होता अगर उसको बांग्लादेश वाले या इवन इंडिया वहाँ पे भी उनको इजीली, क्योंकि हम कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं वो प्रोफेशनलिज्म जो हमारे पास नहीं है. राइट. और वो लूप होल्स हमें बंद करने की जरूरत है. बिल्कुल. और एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट. आपने बोला एजुकेशन, स्किल्स और बिजनेसेस, ये बैकबोन है. अगर ये तीनों चीजें, ये तीनों डिपार्टमेंट सही हो जाएं तो हमें एक क्वालिटी ऑफ बिजनेसेस जो है वो मिलेंगे. अच्छा, आप समझती हैं, आपने टेक्सटाइल की एग्जांपल दी. टेक्सटाइल में हम सिर्फ एक वैल्यू एडिशन ज्यादा उसकी तरफ नहीं जाते, यानी कि हमारी डेनिम बहुत ज्यादा एक अच्छी हाई क्वालिटी है, लेकिन हमारे पास अब जाके वो एक डिजाइनर वेयर का एक ट्रेंड हुआ है. लेकिन कितने ही ब्रांड्स हैं जो पाकिस्तान से जो है अपना एक रॉ मटेरियल या फिर हम कह सकते हैं अपनी चीजें बनवाते हैं, बन रही हैं. अगर आप देखें ह्यूगो बॉस, लेकिन उसके ऊपर अपना ब्रांड करके वो बेच देते हैं. हमारा लिखा हुआ होता है उस पर, मेड इन पाकिस्तान भी लिखा हुआ होता है. लेकिन हम इतने पर्स तो नहीं ले रहे ना जो वो ले रहे हैं. बिल्कुल. प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो चीज हमें इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हम अपनी ब्रांड को इंट्रोड्यूस करें मार्केट में, वो ब्रांड कोई और इंट्रोड्यूस कर रहा है. वो हमारे पाकिस्तान की तरफ से नहीं जा रहा. हमारे ये इनिशिएटिव हम नहीं लेते. हम अपनी ब्रांड को आगे प्रमोट उस तरह से कर ही नहीं रहे जिस तरह से मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट होना चाहिए. ये सबसे बड़ा एक हमारा इशू है, क्योंकि हमें ये डर लगता है कहीं हम जिस नाम के ब्रांड के साथ कर रहे हैं तो वो तो सेल हो जाएगी, पता नहीं हम अगर जाते हैं तो हम वो उस तरीके से मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं या नहीं कर लेकिन मार्केट आइडियाज भी तो अब डिफरेंट हो गया. अब मार्केटिंग जो एक चैप्टर है वो ही डिफरेंट हो गया. अब लोग उस तरीके से नहीं पुराने जमाने वाली मार्केट को पसंद करते हैं. अब उनको तरीके से B2B मार्केट चाहिए, उन्हें हर चीज ई कॉमर्स के थ्रू चाहिए, मोस्टली ई कॉमर्स. और ई कॉमर्स में भी हम लोग बहुत पीछे हैं. ई कॉमर्स में हमारा सबसे बड़ा इशू ये है, हम जो दिखाते हैं वो हम भेज नहीं रहे होते. वो फिर हमें क्वालिटी ऑफ कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस चाहिए. हमें सारी एक जगह पे कोई होना चाहिए जो कंट्रोल करे इन सब चीजों को, कि अगर आपने अपने मुल्क का नाम आगे बढ़ाना है, आपने कुछ ऑर्डर कुछ किया है और डिलीवर कुछ होता है. एग्जैक्टली. और ये सबसे बड़ा इशू है कि फॉरेन कंट्रीज हमारे साथ डील करने से डरते हैं, क्योंकि हम जो सैंपल भेजते हैं वो सैंपल के बाद उनको नहीं, कुछ ऐसी हैं ऑर्गेनाइजेशंस जो कि पाकिस्तान के अंदर कुछ कंपनीज हैं जिनका नाम है और उनका काम चल रहा है. गुल अहमद है, एंड गुल अहमद का नाम चले है. हम नाम नहीं लेंगे, हम ब्रांडेड, क्योंकि लेकिन मैं वही जो भी ब्रांड है वो जो अच्छी ब्रांड्स हैं उनका नाम है, उनके अपने स्टोर्स हैं, इवन नॉट इन पाकिस्तान, इन अराउंड द ग्लोब. वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पे.
لیکن میں بات کر رہی ہوں ایک جو آپ نے کہا کہ فورن انویسٹر، میں اس کی بات کر رہی ہوں کہ اس کو سب سے بڑا ڈر ہے کہ ہم لوگ کہیں نہ کہیں ہمیں جو ٹریننگ، جو میں بالکل ارسلان صاحب سے متفق ہوں کہ ہمیں ایک پراپر ٹریننگ کی ضرورت ہے جس طرح سے ہونا چاہیے. اگر ہم اس طرح سے چلیں گے، اور سب سے پہلے جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ایجوکیشن ہے. آپ کسی کو بھی ہائر کرتے ہیں تو وہ ایٹ لیسٹ اس کا جو ایجوکیشن ہے وہ میٹرک لیول ہونا چاہیے. دیکھیے جب ایجوکیشن آتی ہے آٹومیٹکلی آپ لیبر کی بات کر رہی ہیں. لیبر کی بات کر رہی ہوں، بالکل میں لیبر ہی کی بات کر رہی ہوں. رائٹ. چلے پولیٹیکل انسرٹینٹی کا آپ نے آنسر دیا. دھرنا پروٹیسٹ اس کی وجہ سے بھی ملک کا کافی ہمارے یہاں سب سے بڑا یہ کہ ہم فینیٹک کلچر، جی ہمارا کلچر جو ہے وہ یہ ہو گیا کہ ہم تھوڑی تھوڑی بات پہ ہم دھرنا کر دیتے ہیں، تھوڑی تھوڑی بات پہ ہمارے ایشوز اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. یہ چیزیں بھی بہت کاؤنٹ ہوتی ہیں جو ہمارے یہاں مطلب ذرا سی بات ہوگی. رائٹ پوائنٹ ٹیکن. ارسلان، ہمیں اپنا ایز اے نیشن نام پیدا کرنے کی ضرورت ہے. میڈ ان پاکستان پروڈکٹس کو بھی پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص کر پیشنس جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس میں پیشنس رہے، ذرا سی بات پہ ہائپر نہ ہو جائیں، پروٹیسٹ یا اپنے ملک کا نام خراب نہ کریں، فیس بک سوشل میڈیا پہ تباہی نہ مچا دیں. جی آپ جو بات کر رہی ہیں وہ سوشو اکنامک اس کے بڑے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. بٹ دیکھیں آن براڈر لیول وی ہیو ٹو سی کہ واٹ از دا ریزن وائی وی آر ناٹ ایبل ٹو کریٹ اینی آئیڈینٹی. ٹھیک ہے، آپ کی جو مڈل کلاس ہے، ٹیلنٹڈ ہے، ایوری ایئر دے آر ان اے ڈیلیما کہ ہم لوگ ملک چھوڑ کے جائیں بیکاز کرنسی کی ویلیو کم ہو گئی ہے، باہر اپرچونیٹیز آتا ہے. تو آپ کا جو ٹیلنٹ پول ہے جو آگے جا کے جاب اسٹیبلش کرتا ہے، بزنس اسٹیبلش کرتا ہے، وہی آپ کو برین ڈرین ہو کے باہر جا رہا ہوتا ہے. اینڈ وی آر پرفیکٹلی اوکے ود دس ماڈل بیکاز وہاں سے ہمیں ریمیٹنسز آتی ہے. وی ہیو گاٹن ایڈکٹڈ ٹو اٹ. نمبر 1. نمبر 2, وی ہیو فیلڈ ٹو پروڈیوس ڈومیسٹک جائنٹس. دیکھیں ہر ملک کے ایک نہ ایک جو ایمرجنگ مارکیٹس ہوتے ہیں ان کی کچھ ہوتے ہیں کہ بزنس گروپس ہیں جو آپ کو گلوبلی نون ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وداؤٹ نیمنگ اینی ون. تو پاکستان کے اندر ایک رینٹ سیکنگ کلچر ہے کہ جو گارنٹیڈ ٹیرف ہے ادھر چلے جاؤ، گارنٹیڈ ریٹرن ہے ادھر چلے جاؤ، رسک اویئرس کرو. اینڈ آئی کانٹ بلیم دیم بیکاز جو بزنس سیکٹر ہوتا ہے وہی آپ کے اکانومی کو موو فارورڈ کرتا ہے. گورنمنٹ کا صرف کام ہی یہ ہوتا ہے کہ پالیسی بنائے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے. لیکن پاکستان کے اندر ملٹیپل ٹائمز وی ہیو ہیڈ بیلنس آف پیمنٹ کرائسس. ان 2008 آپ کی کرنسی 60 to 80 ہو گئی، پھر آپ کی 2010 تک آپ کی ہوگی 80 to 105، پھر آپ کی اسٹیبلٹی آئی 2017 آنورڈز 100 سے 250 وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. سو آپ دیکھیں نا، انویسٹر سوچتا ہے کہ ہم پیسے بھی بچائیں ڈالرز کے اندر. So there is a socio-economic disconnect that first requires fixing the house, جس میں آپ ایک stability create کریں کہ this is our means. ہم 2 to 3% GDP growth. The solution is we need policy, consistent policy. We need policies to bring efficiencies. اور جو سب سے آسان والا کام ہے نا، جو وہاں پہ لاس میکنگ چیزیں، سب سے پہلے آپ پروفٹ کو تو چھوڑ دیں، جو لاسز ہو رہے ہیں ان کو ہی ختم کریں. ان کو تو ختم کریں. اچھا، آپ نے کہا کہ گورنمنٹ آپ جو ادارے ہیں ان کو پراپرلی الائن کر کے پرائیویٹائز کر کے بزنس جنریٹ کر دیتی ہے، نہ کہ وہ خود سے ان کو چلائے اور ان سے بزنس کمائے. اس طریقے سے نہیں ہوتا، بلکہ وہ پرائیویٹائز کر دیں. پرائیویٹائز ہونے پہ اتنے پولیٹیکل ایشوز آ جاتے ہیں. تھوڑا سا اگر آپ ابھی نظر اسٹیل مل پہ ڈالیں یا PIA پہ ڈالیں یا اور بھی چلیں ادارے ہیں ان کو دیکھ لیں، تو آپ چارٹر آف اکانومی کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ایک گورنمنٹ آتی ہے اور دوسری گورنمنٹ اس کی پالیسیز کو ہٹا دیتی ہے. اگر آپ 2017 کی بات کرتے ہیں تو کیا اکانومی اسٹیبل نہیں تھی؟ کیا مارکیٹ ایمرجنگ مارکیٹ میں نہیں چلے گئی تھی؟ کیا ہمارے فنڈامنٹلز اسٹرانگ نہیں تھے؟ پھر آپ نے ساری پالیسیز بند کر دیں، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ نے اسپائسز ایڈ نہیں کیا، آپ نے پالیسیز بند کر دیں. پھر وہ ایک فلکچویشن، ایک ہرڈلز کریٹ ہو گئیں. کیوں ڈسٹربنس پیدا کی گئی؟ دیکھیں اگر نتاشا ہم سب سے پہلے پاکستان کا انٹرسٹ رکھیں نا اپنے انٹرسٹ سے اوپر، تو سارے صحیح فیصلے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، فار انسٹنس 2017 میں انٹرسٹ ریٹس کو ہائک ہونا چاہیے تھا بہت جلدی، لیکن جب آپ کو لگتا ہے کہ یور گورنمنٹ از گوئنگ، یو آر ناٹ ٹیکنگ دا رائٹ ڈیسیژنس. سملرلی جب آپ کو لگتا ہے کہ میں اگر یہ پرائیویٹائزیشن کروں گا تو میرا ووٹ بینک افیکٹ ہوگا which runs in 10,000 people اور 100,000 people، تو میں پرائیویٹائزیشن کے اگینسٹ جاؤں گا. سملرلی مجھے جب لگتا ہے کہ جو ریٹیلرز ہیں یا ٹریڈرز ہیں ان کے میں مہینے کے بجلی کے بل میں صرف 4,000 روپے ٹیکس ایڈ کر دوں گا، جو لوگ 2 لاکھ روپے یا 3 لاکھ روپے مہینہ کماتے ہیں وہ بھی وڈرا کرتے ہیں بیکاز آپ کو لگتا ہے کہ میرا پولیٹیکل بینک رول جو ہے وہ خراب نہ ہو. سو ہم لوگ اپنے انٹرسٹ کو ٹاپ کر رہے ہوتے ہیں، بٹ دین پاکستان انٹل انلیس کہ دیر از اے کنسنسس
کہ चार्टर ऑफ इकोनॉमी आप बोले या चार्टर ऑफ आई थिंक ह्यूमैनिटी या कॉमन सेंस ही बोल दे Right. कि we actually put Better sense prevail. Pakistan's interest first and take Right. all the right decisions which are easy and which are obvious, but it's just that कि वो confrontation में it's an ego fight. आप समझते हैं कि यही वजह होती है जो पॉलिटिशियंस पॉपुलर डिसीजंस लेते हैं, जैसे वो IMF के मुआहदे से बैक आउट करके आपने 10 रुपये बिजली और उस पर कम कर दिए और लोगों को बता दिया कि नहीं कम होने चाहिए पैसे। अब हम देख रहे हैं सूरत हाल, हमने 3 महीने उसका जो एक पे है वो दिया है। जी बिल्कुल, देखिए उस वक्त जो है आपके ऑयल थे इंटरनेशनली 100 and 105 पे, फिर स्पाइक होके $140 चला गया। राइट। तो जब भी ये पॉलिसी आपने फ्रीज की थी कि हम बिजली की कीमतें कम कर रहे हैं, आपने एक बजट एलोकेट करनी थी, उससे ज्यादा आप बोलते कि हम इसके ऊपर ज्यादा खर्चा नहीं करेंगे। बट व्हेन यू नो कि हमारी गवर्नमेंट जा रही है और देन यू आर लाइक यू नो ऑल हेल्स ब्रेक लूज, राइट, तो फिर आप कहते हैं कि ठीक है वी लेट इट बी, लेट इट क्रम्बल। तो अनफॉर्चुनेटली ये वाला जब आपके फियर मॉन्गरिंग होगी और यही मैसेजिंग हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को देंगे कि वी आर हेडिंग फॉर डिफॉल्ट, वी आर हेडिंग फॉर डिफॉल्ट, वी आर हेडिंग फॉर डिफॉल्ट, हमारे घर के अंदर ये हो रहा है, हमारे घर के अंदर लड़ाइयाँ हैं, हमारे घर में सब, ये तो बहुत खराबी हो गई है। जी बिल्कुल, तो इससे क्या होता है वी एक्चुअली बर्न अवर ओन हाउस बाय टॉकिंग नेगेटिवली अबाउट इट इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग इट बिकॉज़ वी हैव अवर अल्टीमेट गोल्स टू बी अचीव्ड। वेरी राइट अरसलान, वेल एक्सप्लेन्ड। मुझे ये बताइए, मैं राफिया से पूछना चाहूँगी। राफिया, पॉलिटिकल जो एक पॉपुलर डिसीजंस लेने की इनकी कैपेसिटी होती है, उसके अंदर ये तमाम चीज़ें खेल जाते हैं जिसका इम्पैक्ट या जिसकी कॉस्ट आवाम को भुगतनी पड़ती है। आप समझते हैं कि अभी हमने देखा है इस गवर्नमेंट के आने के बाद काफ़ी नेगेटिव चीज़ें हुई हैं, जैसे पेट्रोलियम प्राइसेस, जैसे पावर टैरिफ की बात की जाए या और भी डिफरेंट, अगर आप डॉलर की वैल्यूएशन देखें तो ये तमाम ये कॉस्ट ही तो है जो आवाम पे कर रही है। आने वाले दिनों की हम क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि हम पहले इन चैलेंजेस से निपटें और फिर उसके बाद आगे बढ़ें? तो हम FDI की बात करें। बिल्कुल, सबसे पहले हमारा सबसे पहला चैलेंज यही है कि जो आप लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि हम नेगेटिविटी ज़्यादा फैलाते हैं, जिससे हम ऑलरेडी मार्केट में नेगेटिव हो चुके हैं। इसको हमें पहले रोकना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी पॉजिटिविटी नहीं दिखाएंगे तो हमें कोई नहीं समझेगा कि हम कहाँ पर हैं। सबसे पहले कि हमें अपनी सोशल मीडिया पे भी इवन कोई भी बात करने से पहले सोचना चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट अवर ओन कंट्री। पॉलिटिशियंस आते हैं चले जाते हैं, गवर्नमेंट आती है चली जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपना इमेज जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और रही बात, देखिए सिर्फ आई डोंट थिंक सो कि ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हुआ है कि डॉलर बढ़ा है या इकोनॉमी में चेंजेस आए, ये सब जगह है, ये पूरी दुनिया में हुआ है और हर कोई इसको अपने सेक्टर में उसको कर रहा है, इजीली उनको इम्प्रूव भी कर रहे हैं। तो हमें सिर्फ कॉन्ट्रडिक्टिव बनने की बजाय, सिर्फ नेगेटिविटी फैलाने की बजाय हमें सोचना चाहिए कि हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और हम कर सकते हैं। हम लोग आराम से इसके साथ आगे भी जा सकते हैं। वही प्राइसेस जो अगर बढ़ रहे हैं उनके साथ हमने कैसे मैनेज करना है, दैट इज इन आवर हैंड्स। तो इतना मुश्किल नहीं है। अगर हम देखें, अगर ये लोग जो जैसे बाहर जाने का सोचते हैं, अगर आप वहाँ का लाइफ स्टाइल और पाकिस्तान का लाइफ स्टाइल कंपेयर करें, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर लिविंग वेरी गुड लाइफ हियर। हम वहाँ पे जिस तरह से यहाँ पर हम रह रहे हैं, हमारे पास माशाल्लाह हम जिस तरह से हमारे पास फैसिलिटीज है, लाइफ स्टाइल है, उसके बाद अगर हम ये कहें कि हम यहाँ पे सही नहीं है या हमारे पास ये हमारी अपनी है, हम करें, क्यों नहीं कर सकते? हमें अपनी एबिलिटीज़ को दिखाना है। बिल्कुल, एबिलिटीज़ को दिखाना है। अरसलान प्लीज़ मुझे बताइएगा, जो लास्ट चंक है मैं चाहती हूँ फ्लड के हवाले से डिस्कशन करें। जो सैलाब मुतासरीन हैं उनके माल, उनके कारोबार, उनके घर बार, तमाम चीज़ें तबाह हो गई हैं। तो इस मुश्किल की घड़ी में पूरे पाकिस्तानी कौम उनके साथ खड़ी है, अपने हिसाब से अपने उनके मुताबिक हर कोई अपना हिस्सा डालने की कोशिश कर रहा है। आप क्या समझते हैं कि ये चीज़ें कब तक सेटल डाउन होंगी? और एक प्रेडिक्शन भी होती है, एक फोरकास्ट भी होती है, क्या दिखाई दे रहा है? देखिए नताशा, मुझे तो लगता है सबसे पहले कि आपके 2 to 6 मंथ्स तक ये तो पूरा आपके फ्लड रिलीफ काम चलता ही रहेगा जी, ठीक है, जब तक आप उनको वापस रिहैबिलिटेट करेंगे। फिर आपको 2 साल तक तो उनको रिकंस्ट्रक्शन और इसके वापस आपको लेके चलना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, एज एन इंडिविजुअल हम क्या कर सकते हैं? जो भी किसी के अपनी पर्सनल कैपेसिटी में आप चैरिटी करते हैं, विच एवर चैरिटी और व्हाटएवर यू आर कंफर्टेबल विद, आप उसको जो है ना थोड़ा समझ लें प्री पोन कर दें। आपको अगले साल भी जो देना है ना वो आज देना शुरू कर दें। भी सबने कहा है कि अगर आप प्री पोन कर दें। नेक्स्ट ईयर के बजाय अभी दे दें। आई थिंक जो वेल्दीएस्ट ऑफ द सोसाइटी है, इसमें गवर्नमेंट को वेल्थ टैक्स लगाना चाहिए, वेल्दीएस्ट ऑफ द सोसाइटी के ऊपर। एक सुपर टैक्स के ऊपर इतनी सारा आवाजें आई थी। वेल्दीएस्ट ऑफ द सोसाइटी, जिनके पास एसेट्स होते हैं बिलियंस ऑफ रुपीस के, उनका आप 0.5% या 1% अगर आप टैक्स लगाते हैं, इट इज इनफ टू फंड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द फ्लड आपके जो इम्पैक्ट है। देखिए मैं आपको एग्जांपल दूं,
हमने IMF के साथ कमिट कर दिया 0.2% प्राइमरी सरप्लस हम करेंगे ऑफ GDP. दैट मीन्स जितना भी हम खर्चा करेंगे हम टैक्स लगाएंगे, करेक्ट. अब हमारे पास टैक्स रेज करने की गुंजाइश नहीं है, ठीक है. जो चीज़ आप कट कर सकते हैं, आप सैलरीज कट नहीं कर सकते, आप प्रोविंसेस का शेयर कट नहीं कर सकते, आप डिफेंस कट नहीं कर सकते, आप डेट नहीं कर सकते. आप कट कर सकते हैं सिर्फ PSDP आपके 600 अरब में से आप 200 या 300 अरब कट करेंगे. यू कैन ओनली सेव $1 billion एज अ गवर्नमेंट टू गिव बैक टू द फ्लड इम्पैक्ट. आपको $30 billion का लॉस हुआ है और गवर्नमेंट के अपने हाथ में से $1 billion है मैक्सिमम. मिफ्ता साहब ने कहा था 70 अरब विच इज $350 million उन्होंने एलोकेट किए इस वक्त, विच इज 1% ऑफ द टोटल लॉस. इसीलिए थोड़े रेडिकल मेजर्स चाहिए होंगे. बट ऑन दी अदर हैंड वी वर डिस्कसिंग इट अर्लियर ऑल्सो, हमें वाटर प्रिजर्वेशन शुरू करनी होगी, हमें क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा. हमें ये जो लो लाइंग एरिया है जहाँ पे वी हैव टू प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट, जो पिछले 10 साल में पैसे आए थे फॉर फ्लड प्रिजर्वेशन, तो वो किधर सही यूटिलाइज हुए थे कि नहीं हुए थे. वी हैव टू एक्चुअली हैव टू रीचेक द सिस्टम बिकॉज द क्लाइमेट चेंज इज रियल. हमें एक प्रॉपर मास्टर प्लान चाहिए. आप क्योंकि समझते ये हैं फ्रीक्वेंट होता रहेगा. We have to be बिल्कुल, prepared. climate Every change second, है. third year we will see something like this. तो अरसलान ये भी तो है ना कि हमारा कार्बन में इतना हिस्सा नहीं है जितना हमने भुगत लिया है इस साल. ये भी तो आप देखें कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिन्होंने कार्बन प्रोड्यूस किया है उनकी जो कॉस्ट है वो पाकिस्तान ने दी है, जिनका पॉइंट्स में भी मैं समझती हूँ कि कार्बन प्रोडक्शन में हिस्सा नहीं है. इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज टू मॉरली हेल्प पाकिस्तान. तो आप समझते हैं यूनाइटेड नेशंस के हवाले से जो अभी सेक्रेटरी जनरल आए थे तो उन्होंने जो अपील की है उसका क्या एक टोकन हेल्प हो जाएगी $150 to $200 million की, विच आई थिंक पाकिस्तान के जो टॉप कंग्लोमरेट्स हैं उनके लिए इट्स पीनट्स. राइट. हर कंट्री को देना चाहिए, पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए. राफिया प्लीज़ ये बताइए कि वो मुतासरीन जिनकी हम हेल्प कर रहे हैं, जिनको मंथली राशन दे दिया, उनको सामान दे दिया, उनको किसी न किसी तरीके से रिलीफ दे दिया, लेकिन उनके कारोबार, उनका इकोनॉमिक रिवाइवल वो नेसेसरी है, वो किस तरीके से किया जा सकता है? उनको ऐसी कोई हेल्प की जाए कि उनका इकोनॉमी चल सके. बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि देखिए हम जो अभी कर रहे हैं ना वो हम उनको यूज टू कर रहे हैं कि वो यूज टू हो जाएंगे. हमें सबसे पहले जो करना है, जो हमारा भी प्लान है, बेसिकली हम कुछ फीमेल्स मिलके कर रहे हैं कि हमें उनकी सबसे पहले तो उनको ऐसी जगह पे शिफ्ट करना चाहिए जहाँ पे वो एक प्रॉपर वे में रह सकें. फिर वो उनको काम करने के लिए उनके मतलब जो भी उनकी एबिलिटी है उसके हिसाब से उनको वो चीज़ दी जाए ताकि वो काम कर सके. उनको किसी भी तरह से उनको फाइनेंशियली सपोर्ट, वो खुद अपनी सपोर्ट बने. उनको हम ये सपोर्ट कर सकते हैं कि उनको कारोबार करवाएं या उनके लिए जो भी वो काम करते हैं, क्योंकि जितना ये एरिया है जो अफेक्टेड हुआ है यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट का काम सबसे ज़्यादा होता है. राइट. तो हम इनके साथ इस तरह से कर सकते हैं कि हमें इन्हीं के काम को हम लोग प्रमोट करें और उनको आगे एक प्रॉपर कारोबार उनका हो जाए, ताकि उनको हमारे डोनेशन का वेट ना करना पड़े कि कब डोनेशन आएगा और हमारा घर चलेगा. वेल, थैंक यू सो मच. राफिया आप हमारे साथ मौजूद थी. अरसलान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए. आज के दिन हमने डिस्कशन की जिसमें इकोनॉमिक रिवाइवल के हवाले से, FDI के हवाले से और साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो ये इकोनॉमिक कंडीशन है, डॉलर की डेली बेसिस पे अप्रिसिएशन है, उसके हवाले से बात की. दैट्स इट. इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.